मैं खुद उस खुदाई में शामिल था। राखीगढ़ी में जो बरियल साइट है, राखीगढ़ी में 61 स्केलेटन रिमेन्स मिले। किसी चीज का डीएनए एक्सट्रैक्ट करते तो ये यहाँ का एक पोर्शन होता है। एक जो फीमेल का जो स्केलेटन था, उसका ये जो पार्ट है ये इंटैक्ट मिला। ये जो संस्कृत है, ये संस्कृत बहुत ही एकदम क्लोजली रिलेटेड है लैटिन और ग्रीक भाषा से। तकरीबन 300 साल बाद 1850 में मैक्स मुलर ने उन्होंने जो है ये आर्यन थ्योरी लोगों के सामने रखी कि आर्य लोगों का इन्वेजन हुआ था इंडिया में। आर्यन इन्वेजन थ्योरी जिसको कहते हैं, आर्यों का आक्रमण। तो सबसे पहला सवाल, शिंदे साहब ना ही साइंटिस्ट है ना ही कुछ है, तो इनको मिली कैसी? स्टेटमेंट इन्होंने ये दी है कि वे इंडिया के रेसेस की प्यूरिटी जानना चाहते हैं। मतलब आपकी और हमारी जाति में से कौन सी जाति शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध, ये इसके दम पे जानना चाहते हैं। 100 से ज्यादा विद्वानों ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को एक स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा है कि आप रेशियल प्यूरिटी या फिर प्यूरिटी ऑफ रेसेस की बात कैसे कर सकते हो, क्योंकि 1938 गवाह है। हिटलर ने खुद की रेस की प्यूरिटी जानना चाहिए, उसने लाखों लोगों को मार दिया। इजराइल गवाह है। तो रेशियल प्यूरिटी, आप ये शब्द जिसको पूरी दुनिया ने नकार चुका है, इन्होंने खुद को बड़ा दिखाने के लिए ये रेशियल प्यूरिटी शब्द का इस्तेमाल किया। मित्रों, मैं डेक्कन कॉलेज में कार्यरत हूँ। प्रोफेसर शिंदे, जो कि एक इंटरनेशनल रिप्यूट के स्कॉलर है, इंटरनेशनल रिप्यूट के मतलब वर्ल्ड वाइड उनका आज जो नाम है, वो प्रोफेसर शिंदे के साथ में मैं पिछले 20 सालों से एसोसिएटेड हूँ। इन 20 सालों में मैंने उनके कई सारे स्वरूप देखे, बट आज जिस स्वरूप के बारे में इस मंच पर हम लोग बात कर रहे हैं, या जिस स्वरूप के लिए ये सब करने की हमको जद्दोजहद हुई, ये स्वरूप को पिछले 3-4 सालों में मैं पहली बार देख रहा। तो उसी आदर के साथ स्कॉलर वही होता है कि जो अपने इथिक्स को, अपने प्रिंसिपल को आगे बढ़ाए, और वो इथिक्स और प्रिंसिपल्स के आड़े अगर कुछ चीज आती है तो उन आड़े आने वाली चीजों को भी उसी तथ्य, उसी परिवेक्ष के साथ सबके सामने रखे। तो आप सब जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि इस जो डीएनए परिषद ये जो आयोजित की गई है हरियाणा स्टेट के द्वारा, और अभी जो मंच पर विराजमान जो थे, तो उन्होंने जैसे कहा कि कुछ विरोध हुआ जिसकी वजह से हम लोगों को अचानक से ये परिषद यहाँ लेनी पड़ी। तो ये सब चीज़ें है क्या, आखिर में ये सब है क्या, ये सब मसला आया कहाँ से? इन चीज़ों को हमारा उतना ही जानना ज़रूरी है। क्या हो जाता है, हम लोग एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीते, आम आदमी की तरह जिंदगी जीते हुए इन सब चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं होता। हम लोगों को 2 वक्त की रोटी और रहने को घर, इन्हीं चीज़ों को हमारी ज़िंदगी, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी इसमें कट जाती है। पर जब हम इन चीज़ों के अंत तक जाते हैं या इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो देखते हैं कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, या फिर कितनी बड़ी षड्यंत्र हो सकता है। जो इतिहास को आज हम लोग देखते आए हैं, इतिहास सदियों से ये इतिहास लिखा गया है, प्री कॉलोनियल पीरियड और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, इतिहास की 2 भाषाएं हैं। तो जो कॉलोनियल इतिहास है और जो पोस्ट कॉलोनियल इतिहास है, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले का इतिहास और इंडिपेंडेंस के बाद का इतिहास, ये इतिहास ऑलवेज डिस्टॉर्टेड रहा है। पर आज जो जिस तरह से कुछ विचारधाराओं से मिलके ये जो प्रयत्न लोगों का चालू है, ये डिस्टॉर्टेड करने का नहीं है। हिस्ट्री इज नॉट गेटिंग ए डिस्टॉर्टेड, इट इज गेटिंग ए डिस्ट्रक्टेड। इसको नष्ट करने का प्रयत्न चालू है। तो डिस्टॉर्शन और डिस्ट्रक्शन का यही एक फर्क है। आज अगर हम डीएनए के बारे में बात करें, तो जिस डीएनए के सेल का जो आर्टिकल, ये जो आर्टिकल जो आया था, इसके उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सा एक एकेडमिक बात आप सबसे साझा करना चाहूँगा। ये जो सेल का आर्टिकल जो छप के आया था, सेल क्या है, क्या है सेल? ये ग्लोबल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे माना हुआ बहुत ही जाना माना ये जर्नल है। इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है, शायद आप में से बहुत लोगों को पता नहीं हो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। एकेडमिक इसमें जब हम लोग कोई भी आर्टिकल किसी भी पत्रिका या किसी भी जर्नल में जब हमारा छपता है, तो उस जर्नल का सर्टन एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है। सेल जो ये जर्नल है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर तकरीबन 43 है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि साइंस की फील्ड में ये अपने आप में एकदम हायर लेवल का एक जर्नल है। इस जर्नल में जिन जिन लोगों के आर्टिकल आते हैं, उनको ऐसा कंसिडर करते हैं हम लोग कि वो एक नोबल लेवल के पर्सन है, नोबल लेवल के आदमी है, या नोबल लेवल के, जिस तरह से शायद आप लोग किसी ने सुना होगा कि नेचर एक जर्नल है, तो इन्हीं की श्रेणी में, इवन दो
साइंस में इनसे ऊपर की श्रेणी में सेल को माना जाता है। अब ये जो विवाद जो शुरू हुआ कि प्रोफेसर शिंदे ने जो डीएनए के ये जो आर्टिकल उनका और उनके सहयोगी का ये जो आर्टिकल जो छप के आया सेल में, तो आर्टिकल छपना कोई विवाद का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल जो छपता है वो साइंस में छपता है, वो साइंस के बेस पे होता है, चाहे उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप आर्टिकल को तोड़ मरोड़ के जब कॉमन जनता, मतलब आपके और हमारे सामने कॉमन जनता के सामने जब वो तोड़, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जनता के सामने किस तरह से ये तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, या फिर ओरिजिनल आर्टिकल में क्या है, ओरिजिनल आर्टिकल में क्या है, तोड़ मरोड़ के पेश किया क्या है। अगर इसका अगर विवेचन करें तो हम लोगों को दिखता है कि ये जो सेल का जो आर्टिकल है, ये जो सेल का आर्टिकल है जो छप के आया है, तो हरियाणा में एक राखीगढ़ी करके जो जगह है, जो हड़प्पा संस्कृति का एक जाना माना एक समय का शहर था, ऐसा उसको कहा जाता है। राखीगढ़ी का जो सबसे पहला जो उत्खनन है वो डॉक्टर अमरेंद्रनाथ, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, इन्होंने उसका उत्खनन किया था। बाद में प्रोफेसर शिंदे ने इसका उत्खनन किया, और अभी फिर से एएसआई द्वारा डॉक्टर मंजुल इनके अंडर इसका फिर से एक्सकेवेशन इस साल हुआ। तो टोटली राखीगढ़ी का जो एक्सकेवेशन है, ये 3 बार राखीगढ़ी का एक्सकेवेशन किया गया। सेकंड टाइम जब ये प्रोफेसर शिंदे के सुपरवाइजरशिप में या फिर उनके डायरेक्शन में जब इसका उत्खनन हुआ, इवन दो मैं भी उसका एक पार्ट था, राखीगढ़ी में खुद भी मैं भी एक पार्ट था, मैं खुद उस खुदाई में शामिल था। राखीगढ़ी में जो बरियल साइट है, मतलब जहां शवों को बरी करते थे, तो टोटल राखीगढ़ी में 61 स्केलेटन रिमेन्स मिले। कितने? 61 स्केलेटन रिमेन्स मिले। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए जब आप किसी चीज का डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये यहाँ का एक पोर्शन होता है, ये यहाँ का एक पोर्शन होता है। ये पोर्शन अगर आपको एज इट इज मिले तो डीएनए मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो 61 स्केलेटन रिमेन्स में से क्या हुआ, एक जो फीमेल का जो स्केलेटन था, उसका ये जो पार्ट है ये इंटैक्ट मिला, जिसकी वजह से डीएनए निकालने में इनको उपलब्धि हासिल हुई। बाकी जो स्केलेटन रिमेन्स है, बाकी स्केलेटन रिमेन्स से अनफॉर्चुनेटली वो डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया। उसी तरीके से क्या हुआ, एक डेविड रिच करके है जो इसके सेकंड ऑथर है इस जर्नल में, इस पेपर में। डेविड रिच साहब ने एक ज़माने में इंडिया के ऊपर बहुत काम किया। इंडिया और आजू बाजू के जो कंट्रीज है इसके ऊपर उनकी बुक भी है, हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। डेविड रिच साहब ने क्या किया था, जो ईरान में गोनूर और शाह सोख्ता करके कुछ एक साइट्स है जहाँ से उनको 44 ऐसे शव मिले थे। तो उन 44 शव में से क्या हुआ था कि जो 11 इसके जो डीएनए है उनके पास जो है उसका डेटाबेस उनके पास था। तो अब मैटर कहाँ आया कि जब इस सेल में आर्टिकल पब्लिश हुआ तो इसके जो एक और को ऑथर है नीरज राय, वो मेरे भी कोलैबोरेटर है, अभी भी हम लोग साथ में ही काम करते हैं, साथ में मिलकर ही काम करते हैं। लेकिन एक निष्पक्ष स्कॉलर होना और एक पक्षपाती स्कॉलर होना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सेल के आर्टिकल में ही हमको समझ में आ जाता है। इसमें जो पक्षपाती स्कॉलर जिनके बारे में आज बात हो रही है और जो निष्पक्ष स्कॉलर जो आज भी हमारे साथ ही है, आज भी हमारे साथ काम करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं यहाँ पे आप सब लोगों के सामने पेश करूंगा। बट पहले ये जान लेते कि इस आर्टिकल का सार क्या है। मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस आर्टिकल के। इस आर्टिकल का जो सार है वो सार ये है कि ईरान के जो साइट से मिले हुए 11 लोग और भारत के राखीगढ़ी से मिले हुए एक, इन लोगों का डीएनए का एंसेस्ट्री ये एक है। अब डीएनए एंसेस्ट्री क्या होता है, जैसे मैं हूं, सदियों पुराने मेरे जो एंसेस्टर थे, अब जो डीएनए का हम लोग जब 2000 सालों से जब स्टडी करते हैं, उसका जब अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास करते वक्त कितना परसेंट हमको एक एग्जैक्ट पॉपुलेशन का मिलता है। उस एग्जैक्ट पॉपुलेशन का अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत मिलता है तो हम लोग अपना डीएनए के एंसेस्ट्री को वहाँ तक ले जाते हैं। सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। ये सिंपल शब्दों में क्या हुआ कि ये 12 मतलब 11 वो और ये किए, तो इन 12 का डीएनए एंसेस्ट्री वो मैच हुआ। अब डीएनए एंसेस्ट्री जो मैच होने के बाद में इस आर्टिकल के द्वारा क्या चीज़ प्रूव होती है कि 12 लोगों का डीएनए जो है ये ईरानियन एंसेस्ट्री से मैच होता, लेकिन
उनका ईरान के हर्डर से मैच होता, लेकिन यहाँ के जो फार्मिंग व्यवस्था है, जो खेती की व्यवस्था है, खेती की व्यवस्था का जो ईरानियन फार्मिंग ग्रुप था या फिर जो स्टेपे मतलब ये था, इनसे इसका मैच ना होते हुए यहाँ की फार्मिंग व्यवस्था अलग थी। ये इस सेल के जर्नल का सार था। इसके अलावा इस सेल के जर्नल का कोई भी अलग सार नहीं था। लेकिन जब हम इससे ऊपर देखते हैं कि पिछले 2-3 सालों में माननीय प्रोफेसर शिंदे साहब द्वारा जो प्रयास किए गए, जिनकी वजह से आज भारत एक डीएनए में एक विवाद की भूमि बनकर सामने आया, इस प्रयास का अगर हम देखते हैं तो शिंदे साहब जो इन चीज़ों को हमारे सामने रखते, वो चीज़ें है क्या? वो चीज़ें ऐसी है कि शिंदे साहब ने जगह जगह इंटरव्यू में ये कहा है कि जो डीएनए वहाँ जो मिला, राखी गढ़ी का जो डीएनए वहाँ से जो मैच हुआ, इसके बेसिस पे तथ्य उन्होंने ये रखा है कि हड़प्पन लोग ही आर्यन थे। ये पहला तथ्य उन्होंने रखा है। दूसरा तथ्य उन्होंने जगह जगह रखा कि जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति ही हड़प्पन संस्कृति थी। ये दूसरा तथ्य उन्होंने रखा। तीसरा तथ्य वो ऐसा रख रहे हैं, कई सारे इंटरव्यू में तथ्य है कि संस्कृत की शुरुआत भी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से हुई। लेकिन सेल के जर्नल में और उनके द्वारा रखे गए तथ्यों में कोई भी मैच है ही नहीं। अगर हम इन चीज़ों को देखते आते हैं तो मेरे पास प्रूफ के तौर पे अगर बात करना चाहूँ तो मेरे पास शिंदे साहब का एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बोलता है, वी एनालाइज द लॉट ऑफ सैंपल फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड फाउंड दैट एंसेस्ट्री ऑफ एंटायर मॉडर्न डे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हड़प्पन। ये ऐसा कहते हैं कि हम लोगों ने कई सारे सैंपल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैच किए और ये देखा है आज की जो भारत की सारी जनता है, ये सारी जनता का जो डीएनए है वो हड़प्पन से मैच होता है। ये पहला उनका स्टेटमेंट है। अगर इनके विपरीत इनके ही जो को ऑथर है नीरज राय, अगर इनका स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो 18 सितंबर 2019 का नीरज राय का स्टेटमेंट है, देयर इज नो सच थिंग एज अ आर्यन रेस। आर्यन रेस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हालांकि बट फ्यू थाउजेंड ईयर्स प्रायर देयर वाज अ माइग्रेशन द अदर वे अराउंड। हाँ, माइग्रेशन होता है। हम लोग एक जगह से दूसरी तरफ जगह जाते हैं। महाराष्ट्र से लोग हरियाणा आ सकते हैं, हरियाणा से लोग पंजाब जा सकते हैं, पंजाब वाला साउथ इंडिया में जा सकता है। माइग्रेशन हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो तथ्य इन्होंने रखे शिंदे साहब ने, वो तथ्य का और नीरज राय के तथ्य का इन दोनों का मैच ही नहीं होता। मतलब एक ही आर्टिकल में डेविड रिच, नीरज राय, वर्गेश और प्रोफेसर शिंदे एक अकेले ऐसे इंसान है कि जगह जगह वो तथाकथित कपोलकल्पित कहते हैं, कपोलकल्पित ये जो तथ्य रख रहे हैं, और इनके जो को ऑथर है ये सीधा बोल रहे हैं कि ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैं और इसके डिटेल में जाऊँ कि उन्होंने जैसे कहा कि आर्यंस यही लोग आर्यंस थे, तो भाइयों आर्यंस की थ्योरी क्या है ये आप लोगों को भी समझनी चाहिए। ये थ्योरी आई कहाँ से? मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सर बोल सकता हूँ ना? हाँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना चाहूँगा। 1584 16वीं सेंचुरी मतलब 16वीं शताब्दी में एक पर्सन थे, उनका नाम था फिलिप्पो सेसेटी। फिलिप्पो सेसेटी क्या है? ये गोवा आए थे। गोवा आने के बाद में फिलिप्पो सेसेटी ने संस्कृत के कुछ वर्ड सीखे। संस्कृत सीखने के बाद में फिलिप्पो सेसेटी को ये पता चला कि ये जो संस्कृत है, ये संस्कृत बहुत ही एकदम क्लोजली रिलेटेड है लैटिन और ग्रीक भाषा से। अब इन्होंने ये तथ्य रखने के बाद में क्या हुआ कि इन्होंने ये तथ्य रखने के बाद में 1850, देखिए 1584 में उन्होंने ये कहा कि ये दोनों भाषाएं एक दूसरे से मेल खाती है, लेकिन 300 साल बाद, तकरीबन 300 साल बाद 1850 में मैक्स मुलर ने उन्होंने ये आर्यन थ्योरी लोगों के सामने रखी कि आर्य लोगों का इन्वेजन हुआ था इंडिया में। आर्यन इन्वेजन थ्योरी जिसको कहते हैं, आर्यों का आक्रमण या अतिक्रमण, दोनों में से एक कोई भी है। लेकिन 1850 के बाद में क्या हुआ? 1850 के बाद में 1872 मतलब 22 साल के अंदर ही स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी है। स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में
मैक्स मुलर साहब ने अपना ये सिद्धांत था आर्यन थ्योरी का, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का, ये वापस ले लिया। तो भाई जिस आदमी ने वो सिद्धांत रखा था वही 22 साल के अंदर अगर अपना सिद्धांत वापस ले रहा है, वो सिद्धांत बनता ही कहां है? सबसे पहली बात तो ये है, जो आदमी सिद्धांत रख रहा है, जैसे मैं आपके सामने कोई अगर चीज रख रहा हूं, आप उसका जनक मानते हैं, उस सिद्धांत को मैं 22 साल के अंदर वापस ले रहा हूं, तो 1872 से लेके आज 2022 तकरीबन 150 साल तक इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को हम जीवित क्यों रख रहे हैं? आर्यन जब एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आर्यन थ्योरी को जीवित क्यों रख रहे हैं? अगर मैं उसके और डिटेल में जाऊं तो आर्य जो है, ये कोई एक रेस ना होते हुए एक क्या बोलते हैं, सम्मानपूर्वक एक शब्द है। और एक सम्मानपूर्वक शब्द के ये जो है, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं। अगर आप उसको देखें तो अमरकोश में ये एक उसका एक रेफरेंस आया है, अहकुला कुलीनार्य सभ्य सज्जन सद्वाह। अमरकोश में रेफरेंस आया है, अहकुल कुलीनार्य सभ्य सज्जन सद्वाह, वन हु इज फ्रॉम द अरिस्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ अ जेंटल माइंड, गुड नेचर एंड राइटस। ये अमरकोश कहता है। उसके बाद में रामायण में राम को डिस्क्राइब किया गया है, आर्य सर्व समसह्य सदैव प्रियदर्श सराहना, वन हु वर्क फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल एंड वॉज डियर ऑफ एवरीवन। इनका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यही है कि आर्य जो है, आर्य एक संबोधन था। जैसे आज भी हम लोग नॉर्थ इंडिया में या फिर हमारे इधर महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो मुझे पता नहीं नॉर्थ का इतना ज़्यादा, बट खाना बनाने वाले को कभी कभी हम लोग महाराज कहते हैं, बराबर है? तो खाना बनाने वाला तो आचार्य हुआ ना, उसका महाराज से क्या संबंध आया? तो मतलब खाना बनाने वाला समझो कोई एक, जो भी एक नाम दीजिए उनको, मतलब तो खाना बनाने वाला महाराज और महाराज चंद्रगुप्त सेम हुए क्या? तो एक महाराज जो है, ये महाराज एक संबोधन है। उसी तरीके से आर्यन जो है, ये आर्यन संबोधन है। लेकिन आज प्रोफेसर शिंदे द्वारा इस चीज को एक अलग तरीके से बता के कि आर्य लोग यही के थे, तो ये किस विचारधारा से प्रेरित है? हड़प्पन संस्कृति ही वैदिक संस्कृति, ये किस विचारधारा से प्रेरित है? संस्कृत का जननी और संस्कृत का जो शुरुआत हुई वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हुई। अरे भाई, सेल के आपके आर्टिकल में ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये पूरा 6-8 पेज का अगर आप आर्टिकल आप देखोगे तो इसमें आर्य वर्ड कहीं मेंशन नहीं है, इसमें वैदिक वर्ड कहीं मेंशन नहीं है। और अगर आपके साथी ही लोग अगर ऐसा कह रहे हैं कि इसका कोई संबंध नहीं है, मैंने फरवरी 26, 2022 को डेविड रिस साहब को और वर्गीस साहब को एक ईमेल लिखा था सर। इस ईमेल के लिखने से एक दिन पहले मेरा डिस्कशन हुआ था, मेरे जो साथी है नीरज राय, जो इनके भी कोलैबोरेटर है, उनसे डिस्कशन हुआ था। इनमें सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू नीरज राय कह रहे हैं, वैदिक कल्चर ऑफ द सोसाइटी कांट बी आइडेंटिफाइड यूजिंग डीएनए डेटा। मतलब डीएनए डेटा के बेसिस पे हम किसी को वैदिक कह ही नहीं सकते। अगर इनके ही साथी जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया वही अगर कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, तो इनको किसने राइट दिया कि इस देश की जनता को, इस देश की भोली वाली जनता को अपने पक्षपाती नेचर से बरगलाए? ये राइट आपको किसने दिया? बीइंग एकेडमिशियन कौन होता है? एकेडमिशियन वही होता है जो बिना किसी पक्षपात के आपको चीजों के सामने रखे, और खास करके आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्ट्री तो हमेशा से डिस्टॉर्ट होती है, इवेंट हमेशा से डिस्टॉर्ट होते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट का, हम लोगों का काम ही होता है कि जो चीजें बोलती नहीं उन चीजों को हम लोग जमीन से बाहर निकल के उनको बुलाते हैं। लेकिन जमीन से बाहर निकल के वो चीज जब हम लोगों को उन चीजों को बुलवाते हैं तो वो बुलवाना हुआ एक सत्य के तौर पे रखना चाहिए, ना कि असत्य के तौर पे। क्योंकि हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो चीजें जो जमीन से खुद के बाहर निकली, वो कूदने के बाद में फिर से दब जाती है, वो चीजों को आप फिर से नहीं देख सकते। तो इन चीजों को अगर देखा जाए तो ये तो इनका पूरा जो है पक्षपात, मतलब ये यहां से क्लियर कट दिखता है। 6 नवंबर 2021 प्रोफेसर शिंदे का संवाद का इंटरव्यू है यूट्यूब पे, ये इसका साक्ष्य है। क्योंकि मुझे पता है आज मैं यहां खड़ा हूं, इसको मुझे भी कल क्रिटिसाइज किया जाएगा कि आप किस प्रूफ के बेसिस पे कह रहे हो। तो मेरे पास प्रूफ है, 6 नवंबर 2021 का आज भी इनका इंटरव्यू यूट्यूब पे उपलब्ध है। फरवरी
फरवरी 2022 फरवरी 2022 को इन्होंने बीएचयू में एक लेक्चर दिया था। बीएचयू में लेक्चर जो दिया था, इसमें सेकंड डे पेपर में, अच्छे अच्छे पेपर में छाप के आया, इतिहास बदल देने वाला राखीगढ़ी शोध विश्व के 9 सर्वश्रेष्ठ में शामिल। ठीक है, शोध अच्छा है, यकीनन आप करते हैं, वो अच्छा काम करते हो। लेकिन शिंदे साहब, हमें जरा एक बात बताइए, इस रिपोर्टिंग में आपने कहा है कि हड़प्पा ही वैदिक संस्कृति थी और विश्व की सबसे प्राचीन विकसित सभ्यता। ठीक है, एग्री कि सबसे विकसित सभ्यता थी, लेकिन ये वैदिक संस्कृति थी और मतलब यही आर्यन संस्कृति थी। ये आपको बोलने का किस बेसिस पे हक मिला? इसका जरा आप आंसर हम लोगों को दीजिए। उसी तरीके से अभी रिसेंटली 31 मई 2022 को 31 मई 2022 को का डेवलपमेंट ऐसा है कि क्या हुआ, शिंदे सर को रिसेंटली मिली है भटनागर फेलोशिप। ये भटनागर फेलोशिप क्या होती है वो आप लोगों को भी जानना जरूरी है। ये भटनागर फेलोशिप माननीय शांति स्वरूप भटनागर के नाम पे दी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ देश के सबसे प्रतिष्ठित जो साइंटिस्ट है ये उनको ही मिलती है। तो सबसे पहला सवाल, शिंदे साहब ना ही साइंटिस्ट है ना ही कुछ है, तो इनको मिली कैसी? चलिए उनको ऐसा मान लेते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा के दम पे मिली या फिर उनके बुद्धि के दम पे मिली। बुद्धि के दम पे मिलने के बाद में इन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को दिए प्रोजेक्ट में 11 करोड़ का डीएनए मशीन्स का प्रोजेक्ट डाला गया। बट यहाँ जब प्रोजेक्ट डाला गया तो भाव में या फिर पक्ष में या फिर विचारधाराओं के प्रेरित होके इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिए रिपोर्टिंग को। स्टेटमेंट इन्होंने ये दिए है कि वे इंडिया के रेसेस की प्यूरिटी जानना चाहते हैं। मतलब आपकी और हमारी जाति में से कौन सी जाति शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध, ये इसके दम पे जानना चाहते हैं। इसके बाद का डेवलपमेंट ऐसा है कि देश भर से 100 से ज्यादा, जिसमें पार्थो मुजुमदार जैसे लोग भी शामिल हैं, 100 से ज्यादा विद्वानों ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को एक स्ट्रांग लेटर लिखा है। ये इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी कई सारी यूनिवर्सिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को लेटर लिखा कि आप रेशियल प्यूरिटी या फिर प्यूरिटी ऑफ रेसेस की बात कैसे कर सकते हो, क्योंकि 1938 गवाह है। 1938 गवाह है, जब हिटलर ने खुद की रेस की प्यूरिटी जानना चाहिए उसने लाखों लोगों को मार दिया। इजराइल गवाह है। तो रेशियल प्यूरिटी, आप ये शब्द जिसको पूरी दुनिया ने नकार चुका है, इन्होंने खुद को बड़ा दिखाने के लिए ये रेशियल प्यूरिटी शब्द का इस्तेमाल किया और बाद में इन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये रिपोर्टर ने गलत कहा है। तो अगर रिपोर्टर ने गलत कहा है तो आपका 6 नवंबर 2021 का इंटरव्यू जो आज भी यूट्यूब पे है, आपका बीएचयू का लेक्चर और आपका ये जो रिमार्क्स है, ये सभी के सभी क्या रिपोर्टर ने गलत ही छापे हैं? ये सभी के सभी रिपोर्टर ने गलत ही छापे हैं। तो जिस दिन आपका बीएचयू का लेक्चर हुआ था जिसमें आपने बोला था कि हड़प्पन संस्कृति वैदिक संस्कृति है, तो दूसरे दिन आपने पेपर में ये क्यों नहीं छापा कि ठीक है रिपोर्टर ने गलत छाप दिया? आप जिस दिन इंटरव्यू देते हो 6 नवंबर 2021 को, जो यूट्यूब में वो लाइव इंटरव्यू है, अभी भी उपलब्ध है, उसमें आप कह रहे हो कि आर्यन यही है, तो फिर आपने दूसरे दिन माफी क्यों नहीं मांगी? मतलब जब रेशियल प्यूरिटी की बात आई, जब आपको क्रिटिसाइज किया गया, तब आप उसमें माफी मांग रहे हो, तब आप बोल रहे हो कि मेरे इसको डिस्टॉर्ट किया गया। लेकिन उसी वक्त साइमल्टेनियसली आप जगह जगह देश देश में जाके इस तरीके का तथ्य जो लोगों के सामने रख रहे हो, जो तथ्य सेल के आर्टिकल में है ही नहीं, तो जो तथ्य ना होते हुए आप ये सब चीजें जो रख रहे हो और देश को बरगला रहे हो, देश की जनता को ये कर रहे हो और देश को ये बता रहे हो कि वी वांट टू चेंज द हिस्ट्री, यू कैन नॉट चेंज द हिस्ट्री। हिस्ट्री को चेंज करना अगर आपको है तो सही दिशा में चेंज कीजिए। हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के फिर से अगर आप ये कर रहे हैं, हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करना और डिस्ट्रैक्ट करना, इन दोनों में डिफरेंस है। तो हिस्ट्री को अगर डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो आप समूचे भारत को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ये आप चीज़ों को जान ले। तो बीइंग आर्कियोलॉजिस्ट, जो मैं आपके यहाँ जो सामने जो पेश हुआ, यही तथ्य आपके सामने लोगों के सामने रखने के लिए पेश हुआ हूँ यहाँ पे। और एक जो तथ्य है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, यही राखीगढ़ी का,
राखी गढ़ी की जो डेट्स आती है, सबसे बड़ा तथ्य है, राखी गढ़ी की जो डेट्स आती है वो है 2800 बीसी से 2300 बीसी। ठीक है, मतलब आज से 4800 साल पहले ये राखी गढ़ी की डेट है। यानी जो वहां से जिस शव का डीएनए किया गया, जिस कंकाल का डीएनए किया गया, वो डीएनए है 4800 साल पहले के आदमी का। आर्यन, सो कॉल्ड आर्यन, सो कॉल्ड, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, सो कॉल्ड आर्य अगर भारत में आए थे, अतिक्रमण किए थे या माइग्रेट हुए थे या जो भी किए थे, उनका आने का जो समय है, जो पद्म विभूषण बीबी लाल साहब, जो आर्कियोलॉजी के भीष्म पितामह कहे जाते, आज अभी भी है वो, उनके कहे द्वारा 1000 बीसी, मतलब आज से 3000 साल पहले ज्यादा से ज्यादा उस पीरियड को लिया जाता है। तीसरा पॉइंट, अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद या वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, तो वैदिक संस्कृति को ज्यादा ज्यादा इंडियन स्कॉलर 1200 बीसी से 1500 बीसी मानते हैं। 1200 बीसी से 1500 बीसी मानते, मतलब आज से 3200 साल पहले से लेकर 3500। तो शिंदे साहब को क्या रात में ख्वाब आया कि ये जो डीएनए मिला जो 4800 साल पहले का है और वैदिक संस्कृति जो 3200 साल पहले की है, तो अचानक से इसको 1400 साल पीछे ले जाए? मतलब आर्य का एग्जिस्टेंस, क्या वैदिक संस्कृति एग्जिस्टेंस, ये साहब डायरेक्ट 4000 मतलब 1000-1500 साल पहले ले जा रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं? सबसे पहले सोचने वाली बात यह है, ये इतिहास को बरगलाने वाला काम नहीं तो क्या है? तो ये जो इतिहास को बरगलाना है, इसको कहते हैं, सॉरी टू से, वो मेरे गुरु है, लेकिन मैं वो एकलव्य हूं। वो मेरे भले ही गुरु है, लेकिन मैं वो एकलव्य हूं। और आज का एकलव्य वो एकलव्य नहीं जो अंगूठा काट के देगा। तो माननीय गुरुवर, जरा आप मुझे ये बताएंगे कि आप जो इस देश के इतिहास को जो बदलना चाहते हैं, तो आप में और इंटेलेक्चुअल क्रिमिनल्स में डिफरेंस क्या हुआ? वो कहते हैं ना, तलवार से ज्यादा, 100 तलवार से ज्यादा एक कलम का जोर 100 तलवार से ज्यादा होता है। तो इस तरीके का अगर आप जो ये प्रयास अगर करेंगे आप, तो ये प्रयास जो करेंगे, तो इस तरीके से तो आप देश की एक पीढ़ी या फिर देश का इतिहास, जो इतिहास रखना है आपको, वो सही तरीके से रखिए। जो तथ्य है, जो पुरातत्ववेत्ता हो जो होता है दोस्तों, जो पुरातत्व का व्यक्ति होता है, वो जो साक्ष्य सामने आते हैं उसको ही सामने रखता है। तर्क वितर्क ये बात की बात होती है, लेकिन तर्क वितर्क किस लिए पे किए जाते हैं? जो आपको मिला उसके ऊपर किए जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि जिसको मतलब एक भ्रम मान के, उस भ्रम को आप अगर रियलिटी में लाना चाहोगे तो विद्रोह होके रहेगा, और ये विद्रोह सामने आके रहेगा। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इतिहास को आप अगर बदलना है तो साक्ष्यों के ऊपर बदले, तथ्यों के ऊपर बदले। बट ऐसी तर्क, जिसको वितर्क कहते हैं, वितर्कों के तौर पे इतिहास को बदलना, यह सबसे बड़ा घृणास्पद काम है, सबसे बड़ा पाप है, और आपके पाप के भागीदार हम तो नहीं होना चाहते। धन्यवाद।